दोस्तों, फिर से एक नई कहानी के साथ मैं राजेंद्र प्रजापति। 7 भाइयों और एक बहन की अनोखी कहानी, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों वर्ष पूर्व झारखंड के दक्षिण छोटा नागपुर की प्रसिद्ध 7 भाइयों और एक बहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों के द्वारा नई पीढ़ी को बताई जाती है। इस कड़ी में हमारे बुजुर्गों द्वारा यह कहानी मैं भी सुनता आ रहा हूँ, जिसके अवशेष आज भी छोटा नागपुर की धरती पर मौजूद है, जो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित बुढ़मू प्रखंड के गिंजो ठाकुर गांव नामक गांव में सिंधु टोंगरी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। यह सतयुगी कहानी इस प्रकार है। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाइयों बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। क्योंकि उस ज़माने में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे, सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। 7 राजकुमार की बहन अकेले घर पे खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी नाम का साग को तोड़ कर लाती है और बड़े प्यार से सरौटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठती है सब्जी को काटने के लिए। तो सब्जी काटने के औजार से अपनी उंगली भी काट बैठती है। उस वक्त रक्त की तेज़ धार निकलने लगती है उसके उंगली से, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देखकर चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझ कर खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इसी डर से सब्जी पकाने वाले छाता नाम का भी एक साग है, उसमें सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है और फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के छोटे लोटे में पीने के लिए पानी देती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ साग हम बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार वो लोग करते हैं, लेकिन खून से लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए हैं, इसका आभास राजकुमारी को भी हो गया।
कि किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित पहले से बना हुआ 4 वृक्ष के ऊपर एक मचान बनाया हुआ था, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोल कर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी मतलब छोटा पहाड़ होता है, वहाँ जाते हैं और अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुँचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपनी तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है, भाइयों का क्या इरादा है, और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात इसका मतलब हुआ जान से मारना ही है दादा साहेब, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में 7 राजकुमारों से सबसे ज़्यादा निपुण वही था। राजकुमारी जानती थी कि उसके 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं, आदेश देते हैं अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार दिया जाएगा। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतना कहते ही इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीनों को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालची बन गए हैं और सबसे छोटे राजकुमार को ज़बरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश दे देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियों की ज़रूरत थी, तो छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। भाइयों ने जो रस्सी दिए है वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं। इन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती पर गिरने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नज़र नहीं आता। फिर राजकुमार नीचे देखता है, राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाता है। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। और राजकुमार ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात उसके बाद वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डांडी का मतलब होता है छोटा कुआं, तो छोटे कुएं पर जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है
और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना छोटे कुएं में मेढक, केकड़ा और मछली सुन व देख रहे थे, और वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आपबीती को विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेढक घड़े के छेद में चिपक जाता है। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वे हड्डी को चबाएंगे तब तुम केकड़े को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छिपाकर छोटा भाई वह मांस को एक दीमक के टिलहे, मतलब दीमक का एक ढेर था, वहाँ पर टिलहे में डाल देता है। और कुछ समय बाद वहाँ पर एक बांस का पेड़ उग जाता है। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बसवाड़ के पास से गुजर रहा था, और वह सुंदर सुंदर बांस के पेड़ को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से सरंगी बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज़ आती है, ना काट रे जोगी, ना काट रे जोगी, ये तो मोर छोटे भैया का रोपल बांस है। जोगी फिर भी नहीं मानता, बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज़ इतना सुंदर है, यदि इसका सरंगी बनाया जाए तो कितना मधुर आवाज़ निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर सरंगी का निर्माण करता है। इस सरंगी से इतना मधुर ध्वनि निकलता है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है, और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से सरंगी बजाना शुरू करता है, परंतु सरंगी का मीठा सुरीला स्वर कर्कश में बदल जाता है। जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे सरंगी, तो लागे मोरा दुश्मन का घर है। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते हर भाई के घर जोगी जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे केंद्रा, ही तो लागे मोर दुश्मन का घर, बजाता है। यह धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही सरंगी खुद ही बजने लगता है और जोर जोर से कहने लगता है, जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ये तो लागे मोर छोट भैया का घर है। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार मोहित हो जाता है, और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से सरंगी की मुँहमांगी सोने की मुहरें देकर उससे सरंगी खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ़ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचता है शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाता यही घटना हर बार देखने को मिलता, और ऐसी घटना लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना करके
बाहर जा रहे हैं बोलकर निकलता है और फिर छुपकर फिर से वापस आकर अपने कमरे में रखे एक चटाई के गोल के अंदर छुपकर बैठ जाता है। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की उसी सरंगी से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी सरंगी में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाता है और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे को साफ सफाई का काम ख़त्म करके वापस सरंगी में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और तुरंत ही सरंगी को जला दिया, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। आज भी वहाँ के हर गांव में अंसारी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरे का मांस खाया जाता है और सतबैनी नामक पूजा स्थान पर वही सरौटी साग को चढ़ाया जाता है। लेखक का परिचय मनोज उरांव रांची जिले के और मांझी प्रचंड के ग्राम बुंडू के निवासी हैं। वे रांची यूनिवर्सिटी से भूगोल में स्नातकोत्तर किए हैं और वर्तमान में आदिवासी संस्कृति एवं भाषा बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें और आने वाले रक्षाबंधन की आप सब लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।